हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज फेलिंग टू प्रिपेयर इज द प्रिपरेशन टू फेल। यानी कि सपोज करो आपका एसएससी का एग्जाम है, ठीक है। अब आपने अपना टारगेट बनाया 3 महीने पहले कि मैंने अपना 3 महीने पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और लास्ट के 3 महीने में मैंने क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं या फिर मैंने रिवाइज करके फिर मॉक टेस्ट देने हैं। लेकिन सपोज करो कि आपका लास्ट डे तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते आप, या फिर आप उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते, आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे, है ना। तो क्या कर रहे हो आप एक तरीके से विफल हो रहे हो, आप तैयारी करने में विफल हो रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपने फेल होने की पक्की तैयारी कर ली है। आप तैयारी नहीं करोगे, तैयारी करने में आप हार जाओगे, चूक जाओगे, दैट मीन्स आप फेल होने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और हमें ये नहीं करना है। मैं अपने सभी स्टूडेंट से प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप सबको पूरी प्रिपरेशन करनी है। थोड़ा टाइम है स्ट्रगल का, उसके बाद में आपकी लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। आपको बहुत अच्छा एक अचीवमेंट, जो सक्सेस अकॉम्प्लिश करने पे मिलता है ना, वो फीलिंग आएगी। आप बस उस फीलिंग की तरफ ध्यान दो और अपनी पूरी प्रिपरेशन, पूरी जी जान लगा दो। 2-3 महीने हैं प्रिपरेशन करने के, उसके बाद अगर क्वालिफाई कर गए तो लाइफ लॉन्ग लोगों को इंटरव्यू देते रहना कि भाई हमने इतना अच्छा किया था, हमने ऐसे मेहनत करी थी तो जाके हम ये कर पाए हैं, ठीक है। और वो अच्छा लगेगा। तो उस चीज की तैयारी करो, एग्जाम की तैयारी करो फुल मेहनत से। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इंडिया must have protocols in place to protect immigrants from conflicts। यानी कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है, कुछ नियम, सेट पैटर्न होता है ना। तो वो बोलते हैं कि इंडिया के पास कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए। किस चीज के लिए? ताकि वो हमारे जो भी इमिग्रेंट्स भाई हैं, प्रवासी हैं, उनको किसी भी कन्फ्लिक्ट, किसी भी मतभेद से बचा सकें। अब हमने एयरलिफ्ट मूवी सबने देखी है, कैसे वहां पे एक जगह पे उनके अपने कुछ कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे उस देश में, फिर अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों को हमको वहां से निकालना पड़ा था। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर में सेम स्थिति हमने देखी, पैलेस्तीन वॉर में हमने सेम स्थिति देखी। तो क्या मतलब है इसका? कभी भी कन्फ्लिक्ट प्रोन इलाकों में हमें अपने लोगों को वहां से निकालना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि हमारे पास कुछ नियम हो, कुछ कायदे कानून हो कि भाई अच्छा यहाँ पे हमें दिख रहा है कन्फ्लिक्ट होने वाला है, हम कुछ एडवाइजरी अपने लोगों के लिए जारी कर दें, उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ उस देश के साथ में हम लोग हाथ मिला लें, कुछ कानून बना लें, ठीक है। ऐसे कुछ वहां पे होने चाहिए कुछ प्रोटोकॉल्स। इन इट्स फर्स्ट सच कंफर्मेशन, अपनी पहली ऐसी कंफर्मेशन में, किस चीज की कंफर्मेशन? द गवर्नमेंट हैज कंसीडेड दैट इंडियंस हैव बीन रिक्रूटेड बाय रशियन आर्मी। गवर्नमेंट ने ये स्वीकार किया है, कंसीड मतलब स्वीकार करना, ये स्वीकार किया है कि इंडियंस जो है वो रशियन आर्मी द्वारा रिक्रूट किए गए हैं एंड पोजिशन्ड इनसाइड द यूक्रेनियन बॉर्डर इन लैंड नाउ अंडर रशियन कंट्रोल। और वो यूक्रेन बॉर्डर के उन इलाकों में स्थित हैं, उन इलाकों में उनको पोस्टिंग दी गई है जो इस वक्त रशिया के कंट्रोल के अंडर है। The Ministry of External Affairs says a few Indian nationals had signed up for support jobs। Ministry of External Affairs ने बताया है कि कुछ हिंदुस्तानी नागरिक हैं जिन्होंने सपोर्ट जॉब्स के कार्य के लिए हामी भरी है, साइन इन करा है। अब वो किस तरीके के? एज मिलिट्री हेल्पर्स एंड लोडर्स, चाहे वो हेल्पर की जॉब हो, चाहे लोडर की जॉब हो, और जो कि समथिंग द गवर्नमेंट एक्टिवली डिस्करेजेस। और ये ऐसे काम हैं जिनको सरकार मना करती कि आपने ये काम नहीं करने हैं, आपने इन पोजीशंस पे नहीं जाना है। It said that the Indian embassy had pressed Russia for their early discharge। बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी से बात करके, इंडियन एम्बेसी ने रशिया के ऊपर जोर डाला है, दबाव डाला है कि भाई इन लोगों को जल्द से जल्द डिस्चार्ज किया जाए, and denied acquisitions by the families that Indian officials had not been responsive। और जो इन लोगों के प्रियजनों ने, परिवारजनों ने आरोप लगाए थे सरकार के ऊपर कि भाई सरकार जो है, इंडियन ऑफिशियल्स जो है वो बात नहीं सुन रहे हैं हमारी, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ये आरोपों को उन्होंने खंडित किया है, खारिज किया है।
डिस्पाइट एविडेंस दैट डजन्स ऑफ इंडियंस हैव जॉइन्ड द वॉर, हालांकि हमारे पास पूरे सबूत हैं कि भाई बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने इस युद्ध को ज्वाइन करा है। ल्योर्ड बाय ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ल्योर्ड मतलब आकर्षित होना, प्रेरित होना, प्रभावित होना, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित हुए और मिडलमैन से प्रभावित हुए, मिडलमैन जिन्होंने ल्यूक्रेटिव जॉब, तो काफी अच्छी खासी सैलरी वाली लाभकारी जॉब्स का उनको प्रॉमिस करा, उससे प्रभावित हुए। द गवर्नमेंट फेल्ड टू मेक एनी स्टेटमेंट, तो गवर्नमेंट ने कोई भी इस तरीके की स्टेटमेंट जारी करने में फेल हो गई, सरकार ने कोई भी स्टेटमेंट इसे जारी नहीं करी। बट spoke only after a series of reports in the Hindu that included news of the death of a man from सूरत। लेकिन कब बोली सरकार? इतने टाइम से अपना मुंह बंद रख के चुप्पी रखी हुई थी इन्होंने, लेकिन जब कुछ रिपोर्ट्स, कई सारी रिपोर्ट्स, कुछ सीरीज ऑफ रिपोर्ट द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई जिसमें कि एक सूरत के व्यक्ति के डेथ की भी खबर थी, हु वाज हिट बाय अ यूक्रेनियन ड्रोन ऑपरेटेड मिसाइल, जो कि यूक्रेनियन ड्रोन से द्वारा ऑपरेटेड एक मिसाइल थी, उससे हिट होने से, उसके साथ उससे लगने से मर गया, मृत्यु हो गई उनकी। ये खबर जब प्रकाशित हुई इसके बाद सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी। An early acceptance of the problem and more awareness drives against those duping Indians may have deterred others from signing up and facing harm। अब अगर हम जल्द ही परेशानी को एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ भाई सच में परेशानी है, यहाँ पे सच में हमारे लोगों को इस तरीके से ललचाया जा रहा है, तो क्या होता कि जो लोग, और अगर हम इसके बारे में जागरूकता फैलाते, अवेयरनेस फैलाते, हिंदुस्तानी जो भी वहां पे प्रवासी हैं उनको बताते कि भाई इस तरीके से लालच दिया जा रहा है, आपको ये काम नहीं करना है, जोखिम भरा काम है, आपने नहीं जाना, तो क्या होता? मे हैव अवेयरनेस ड्राइव्स अगेंस्ट, किनके अगेंस्ट? उन लोगों के अगेंस्ट जो ड्यूपिंग इंडियंस, ड्यूपिंग मतलब धोखा दे रहे थे हिंदुस्तानियों को। मे हैव डिटर्ड, इसको रोका जा सकता था कि बाकी लोग इसमें साइन अप नहीं करते और उनको नुकसान नहीं पहुंचता। जैसे कि अगर शुरुआत में 2-4 लोगों ने साइन अप किया, हम उसी टाइम पे एडवाइजरी जारी कर देते, शुरुआत में ही हम मान लेते कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है, हम क्या चल गए डिनायल मोड में, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और पहले तो सुना ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है, जो कि प्रसिद्ध हो चुका है अब कि बोलना ही नहीं है, फिर अगर बोलेंगे तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर उसके बाद में जब परेशानी बढ़ से बदतर हो जाएगी तब जाके बोलेंगे। तो बेहतर होता अगर हम स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ जी ऐसी कोई समस्या है और हम देखते हैं इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कुछ बातचीत करते, कुछ हल निकालते, तो बाकी और जो लोग इससे अट्रैक्ट होके वहां पे साइन अप कर चुके हैं और लोग जो इसमें शामिल हो गए हैं वो नहीं होता, हम उनको रोक पाते और इतना नुकसान नहीं होता। The government must also investigate the networks of unscrupulous recruiters who charge high fees from Indians seeking jobs abroad। और सरकार को उन डिसऑनेस्ट, अनस्क्रैपलेस मतलब वो लोग जो डिसऑनेस्ट हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है, उनको चाहिए कि भाई हमारा फायदा हो जाए, इस चक्कर में वो किसी का नुकसान भी करवाने को तैयार है, किसी की जान लेने को भी तैयार है, ठीक है। तो उन धोखेबाज रिक्रूटर्स के पहचान करनी चाहिए जो कि हिंदुस्तानी जो बाहर जॉब करना चाहते हैं उनसे बहुत मोटी फीस लेते हैं विदाउट फुल्ली एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ द वर्क, और उनको पूरी जानकारी नहीं देते कि उनको वहां पे जाके किस तरीके का काम करना है, वो कैसा काम है, उसमें कितना खतरा है, कितना जोखिम है, ऐसी जानकारी नहीं देते। इन लोगों का पता लगाना चाहिए। The truth is that even after awareness of their menial roles in a war zone, सच्चाई ये है कि ये जानने के बाद भी कि हमारा उस वॉर जोन, इतने एक तो खतरनाक इलाका है, वॉर जोन है, उसमें भी बड़ा छोटा सा काम है, तुच्छ सा काम है, they have few options, उनके पास ऑप्शंस ही बड़े थोड़े हैं। क्यों? एम्प्लॉयमेंट नहीं है। Having spent their family's savings or availed of loans, the men cannot return without earning some of it back। अब अगर हम इन लोगों ने अपनी फैमिली सेविंग्स खर्च कर दी हैं वहां पे जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, उसकी या फिर कि उन्होंने लोन भी उठाए होंगे, तो अब ये खाली हाथ तो घर नहीं आ सकते, है ना। इन लोगों को भी लगेगा कि हम घर जाके भी क्या करेंगे, परिवार को क्या मुंह दिखाएंगे, परिवार को कुछ आस होगी, कोई गरीब परिवार से होगा, उन लोगों को कुछ उम्मीद होगी कि भाई हमारा बेटा बाहर नौकरी करने गया, परिवार को भी नहीं पता होगा कि बच्चा कहाँ गया है ना। तो वो लोग अब खाली हाथ तो घर वापस नहीं आ सकते, बिना कुछ कमाए तो घर वापस आना उनके लिए भी मुश्किल है।
द गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू इट्स प्रोसीजर्स फॉर कंट्रीज इन कन्फ्लिक्ट। तो अब सारा जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जाती है कि सरकार जो है समीक्षा करे कि भाई हमारे जो कन्फ्लिक्ट जोन है, कन्फ्लिक्ट कंट्रीज हैं, उनके साथ में क्या प्रोसीजर रहना चाहिए, किस तरीके से हमें उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, हमें कब से कब अपनी लिस्ट अपग्रेड करनी चाहिए, लोगों को किस तरीके की एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। ये सब सरकार की समीक्षा करने का कारण है। अपडेटिंग द लिस्ट ऑफ 18 इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज, और उनको अपनी लिस्ट अपडेट करनी चाहिए उन 18 कंट्रीज की जिनमें इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है, सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडियंस ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर सच वर्क आर वेटेड मोर थरोली, ताकि उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन देशों में काम करने के लिए जा रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की जांच और बारीकी से की जाए। वेटेड मतलब जांच करना, थरली मतलब बारीकी से, ठीक है, पूरी तरीके से उनकी जांच की जाए। दे आर एडवाइज्ड बेटर एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, और उनको बेहतर सलाह दी जाए। जैसे अगर वो किसी उसके झांसे में आ भी गए रिक्रूटर के, जिसने कि उनको लालच दे दिया कि भाई बड़ा अच्छा काम होएगा, तो अगर सरकार उसकी जानकारी पूरी हासिल करेगी, अच्छे से उसकी जानकारी जांच करेगी, तो बता देगी कि नहीं भाई तुम्हें तो गलत बताया गया है, जिस जगह तुम्हें भेजा जा रहा है वहां पे तो इस तरीके की समस्या है, और हम तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि तुम यहाँ ना जाओ, इस जगह पे जाओ तो तुम्हारा ज्यादा फायदा रहेगा, या तुम एटलीस्ट परेशानी से बचे रहोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास में एक सरकारी कर्मचारी आता है और वो मुझे बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे समस्या है, तुम ऐसे मत करो, मैं उनकी बात जाहिर तौर पे मानूंगी, है ना। गिवन दैट नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फेस सिमिलर इश्यूज, अब ये देखते हुए कि नेपाल में भी इसी तरीके की परेशानी है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, इट मे हेल्प to seek more regional cooperation in thwarting the networks that market unsafe employment opportunities। तो ये माना जा सकता है कि अगर हम इन देशों से बातचीत करें, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज से बात करें, तो हमारे पास एक रीजनल सपोर्ट मिल सकता है कि साउथ जो एशियन कंट्रीज हैं उनका आपस में सपोर्ट हो सकता है कि नहीं भाई रशिया को हम कंडेम करेंगे या फिर उनके ऊपर दबाव डालेंगे कि भाई हमारे लोगों को आप ऐसे मत लेके जाओ। किस चीज के लिए उनको सपोर्ट मिल सकता है? थ्वाफ्टिंग मतलब रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? वो जो नेटवर्क है, पूरा जाल है इस तरह के लोगों का जो अनसेफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यंग नौजवान लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसके जाल का हम पर्दाफाश कर पाए, उनको रोक पाए। द MEA's प्लीज टू स्टे अवे फ्रॉम कन्फ्लिक्ट आर क्लियरली इनसफिशिएंट। अब केवल हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गुहार लगाती रहे कि भाई ऐसी जगहों से दूर रहें, केवल ये काफी नहीं है। इट इज equally disturbing that the government has green lighted recruitment drives to other conflict zones। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि सरकार ने ऐसे ही दूसरे कन्फ्लिक्ट जोन्स में लोगों को नौकरी करने के लिए, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के लिए ग्रीन लाइट कर दी है, यानी कि अनुमति दे दी है। आपको पता है इजराइल में भेजे जा रहे हैं लोग। हरियाणा का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव का एक किस्सा सामने आया था, वो भी रिपोर्टिंग की गई थी। वो कितना दुष्परिणाम उसका हो सकता है, कितना बड़ा, इसके हमने दूरगामी परिणाम तो देखे नहीं, है ना। बट अगर हम अब रशिया की बात करें कि वो कन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज में हमारे बंदों को भेज रहा है, तो क्या गारंटी है कि इजराइल ऐसा नहीं करेगा। इंक्लूडिंग more recently Israel for Indian construction and elder care workers to replace Palestinians who have been denied entry to the country since October 7, जहां पे इजराइल में इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर एल्डर केयर वर्कर्स के लिए को बुलाया जा रहा है पैलेस्टीनियंस को रिप्लेस करने के लिए, जिनको 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल में एंट्री नहीं दी जा रही है। मोर ब्रॉडली, the numerous cases of Indians traveling to dangerous zones internationally, बोल रहे हैं अगर ज्यादा विस्तार से बात करें, पूरा व्यापक तौर पे बात करें, तो जो बढ़ते हुए केसेस हैं हिंदुस्तानियों के उन इलाकों में जाने के जहां पे डेंजर है, जो इस वक्त डेंजरस जोन्स बने हुए हैं, और इवन अंडरटेकिंग आर्डियस जर्नीज, और चाहे कोई वो रैंडम ऐसी जर्नी भी कर रहे हैं, डिफिकल्ट उनको
कोई डिफिकल्ट जर्नी कर रहे हैं, बहुत दुविधाओं से जूझ के उनको जाना पड़ रहा है एज इलीगल माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स इलीगली जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट द डीप इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड जॉब शॉर्टेजेस इन इंडिया। ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान इस वक्त इकोनॉमिक मंदी से गुजर रहा है, बहुत गहरी है, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सफरिंग है इकोनॉमिकली, और हमारे पास नौकरियों की कमी है। इसीलिए जाहिर से तौर पे अगर मुझे मेरे देश में जॉब मिल जाएगी, मैं बाहर क्यों जाना चाहूंगी अपने परिवार को छोड़ के। मैं थोड़ा कम खा लूंगी, थोड़े कम में गुजारा कर लूंगी, पर जॉब मिले तो सही है ना। जॉब मिलेगी तो मुझे बाहर जाने की कोई लालच नहीं है, और ज्यादातर हिंदुस्तानियों का यही है, अगर उनको जॉब मिल जाए यहाँ पे तो उनको बाहर जाने का लालच नहीं है, क्योंकि पता है वहां पे जाके जितना कमाएंगे उतना तो खर्च हो जाएगा, घर क्या भेजेंगे, है ना। तो ज्यादातर लोग अपने घर में ही काम करना पसंद करते हैं, हिंदुस्तान में रहकर ही काम, बट जॉब मिलेगी तभी करेंगे ना। जॉब मिलेगी नहीं तो फिर वो ऐसे जोखिम भरे कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। While there are few quick fixes to such entrenched economic issues, पूरे हालांकि यहाँ पे कुछ क्विक फिक्सेस यानी कि जो इमीडिएट समाधान होते हैं ना, वो तो है कि हम ये जो गहराई से स्थापित हो चुका है इकोनॉमिक इशू, इसको दूर कर पाए। कुछ छोटे थोड़े बहुत इमीडिएट कुछ नतीजे तो मिल सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं होंगे। The government must evince more empathy for the situation many find themselves in. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्विंस करना चाहिए, यानी कि प्रदर्शित करना चाहिए कि भाई एम्पैथी मतलब होता है सहानुभूति, कि उनको और ज्यादा सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए फॉर द सिचुएशन टू मैनी फाइंड देम, उन लोगों की स्थिति के लिए जिसमें लोग, ज्यादातर लोग अपने आप को देख रहे हैं, ज्यादातर लोग जो बेरोजगार हैं, सरकार को उनके साथ में सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति पकौड़े तलने लगेगा, हर एक व्यक्ति चाय की रेडी लगाएगा, तो खरीदेगा कौन, ठीक है। और खरीदे आपस में, मैं आपके चाय के ठेले पे आ जाती हूँ, आप मेरे पकौड़े के ठेले पे आ जाओ, तो ऐसे तो बात नहीं बनने वाली, राइट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो 2 करोड़ का वादा किया गया था। पुटिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोकॉल्स इन प्लेस फॉर इमिग्रेंट्स, और ज्यादा हमें विस्तृत डिस्क्रिप्टिव कुछ प्रोटोकॉल्स, नियम बनाने चाहिए इमिग्रेंट्स के लिए, ठीक है। एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स फॉर दोज इन पेरिल, और उन लोगों के लिए एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो कि किसमें है, पेरिल में है, यानी कि परेशानी में, दुविधा में है। दैट्स ऑल, ये था पैसेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट एक्शन has the Indian government taken in response to Indians being recruited by the Russian army for conflict in Ukraine? तो उन्होंने क्या किया है, चलो देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज एनकरेज इंडियन, उन्हें प्रोत्साहित करा है कि भाई जाओ जाओ, मिलिट्री रोल्स आपको मिल रहे हैं, जाओ काम करो। मना किया है ना सरकार ने, इनकरेक्ट है। द गवर्नमेंट हैज डिनाइड एनी इंडियंस बीइंग रिक्रूटेड फॉर द कन्फ्लिक्ट, तो पहले उन्होंने बोला था बट बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज एक्टिवली डिस्करेज, उन्होंने मना किया है सच रिक्रूटमेंट एंड सॉट देयर अर्ली डिस्चार्ज, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने रशियन एम्बेसी के, इंडियन एम्बेसी ने रशियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की भी बात कही है कि भाई इन लोगों को जल्द से जल्द डिस्चार्ज किया जाए, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is a major concern highlighted in the passage regarding Indians seeking jobs abroad in conflict zones? जो लोग बाहर के देशों में conflict zones में जॉब्स ढूंढने जा रहे हैं, उनके प्रति क्या मेजर कंसर्न, क्या मेजर चिंता इस पैसेज में हाईलाइट की गई है। इंडियंस आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर ऑफ वर्क एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड। ऐसा नहीं है, कई दफा जो है ना उनको डिसऑनेस्ट लोगों द्वारा फंसा लिया जाता है कि हाँ बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, अरे तुम्हें तो बस बैठे बैठे काम करना है ना। ऐसे उल्टे पुल्टे बातें बोल के उनको फंसा लेते हैं, तो इनकरेक्ट है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एडिक्वेट सपोर्ट टू इंडियंस इन कन्फ्लिक्ट जोन, इनकरेक्ट है। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो अब कर लें कम से कम। अनस्क्रैपलेस recruiters exploit Indians by not fully disclosing the nature of work, मतलब dishonest जो recruiters हैं वो क्या करते हैं, हिंदुस्तानियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं देते, बताते नहीं कि क्या काम है आपका और किस तरीके के इलाके में आपको काम करना है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन काफी क्रिटिकल है। उनने सरकार की भी निंदा करी है कि उनने डिले रिस्पॉन्स करा, और उनने उन लोगों की भी निंदा करी है जो लोग डिसऑनेस्टली हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को फंसा रहे हैं नौकरी के लालच में, और सरकार की कमियां भी गिनाई है कि जाहिर तौर पे मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और हमारे पास कोई वो भी नहीं है, औजार भी नहीं है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। सो ऑप्शन ए क्रिटिकल इज करेक्ट। What can be inferred about the Indian government's response to the immigration of its citizens to conflict zones? The government has a proactive approach in updating the list of immigration check required. Incorrect है, proactive approach रखनी चाहिए, है नहीं, ठीक है। The government's advisories and protections for immigrants are deemed sufficient by the author. Incorrect है, author कह रहे हैं कि सरकार ने जो भी एडवाइजरीज या प्रोटेक्शन जारी की रही है इमिग्रेंट्स के लिए वो काफी नहीं है, इनफैक्ट शायद प्रॉपर वे में जारी भी नहीं करी। उसी के लिए बोला गया कि इनको प्रॉपर वे में एक ना पूरा ये प्लानिंग करनी चाहिए, पूरा सेट रूल्स और गाइडलाइंस बनानी चाहिए। द गवर्नमेंट्स रिक्रूटमेंट ड्राइव्स टू अदर कन्फ्लिक्ट जोन्स इंडिकेट अ रिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडियन वर्कर्स। बिल्कुल करेक्ट है कि गवर्नमेंट अगर दूसरे कन्फ्लिक्ट जोन्स में रिक्रूटमेंट ड्राइव्स जारी कर रही है, जैसे कि इजराइल का केस हमने हरियाणा में देखा, तो इसका साफ तौर मतलब है कि वो हम हिंदुस्तानियों की सुरक्षा की उनको कोई चिंता नहीं है और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग चाहे इजराइल में, पैलेस्तीन में कहीं भी जाके कुछ भी करें, उनको फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 3 ओनली। What is the main theme of the passage? The importance of international diplomacy. तो हमने यहाँ पे डिप्लोमेसी की बात नहीं करी है। कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन्स में हमारे इमिग्रेंट्स का जो काम है, जो वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करी है, ठीक है। द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इमिग्रेंट्स इन कन्फ्लिक्ट जोन्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट डैश डिलीवर्ड ऑन मंडे? यानी कि क्या आप व्यवस्था कर सकते हैं? अब व्यवस्था करनी है तो कोई चीज फ्यूचर में होगी, उसी के लिए व्यवस्था करनी है। पास्ट में हो चुकी है, उसके लिए तो व्यवस्था करनी नहीं है, उसके लिए तो व्यवस्था की जा चुकी होगी ना। कैन यू अरेंज का मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो कंसाइनमेंट कोई डिलीवर करना है मंडे को, तो फॉर द कंसाइनमेंट टू बी डिलीवर्ड ऑन मंडे। इज डिलीवर्ड, डिलीवर्ड मतलब हो चुका, इज डिलीवर्ड मतलब कर दिया गया, बीइंग वही कर दिया गया, टू बी किया जाना है, जो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू बी डिलीवर्ड ऑन मंडे। प्रोक्लेम का एंटोनिम चाहिए, तो प्रोक्लेम मतलब किसी चीज की घोषणा करना, किसी चीज को सामने जाहिर कर देना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? किसी चीज को छुपाना, राइट। तो देखते हैं। एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है किसी चीज को प्रदर्शित करना। एनवंस का मतलब होता है अगेन प्रदर्शित करना। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। कंसील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। तो प्रोक्लेम अगर घोषणा करना है, किसी चीज को घोषित करना, तो कंसील मतलब छुपाना, तो एंटोनिम क्या हो गया? ऑप्शन सी। एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर द प्लेन फॉर 3 years। की एक्सपर्ट मैकेनिक्स जो है उस प्लेन के ऊपर चढ़े, उनने काम किया, वहां पे जांच पड़ताल करी 3 घंटों के लिए। अ स्मॉल नट had fallen into a channel which prevented the gear from moving। कि एक छोटा सा नट था, वो एक चैनल में एक जगह पे गिर गया था, जिसकी वजह से जो गियर था वो मूव नहीं कर पा रहा था। A huge plane was forced to crash land when its landing gear got stuck। बोल रहे हैं कि एक बड़ा सा प्लेन जो है उसको क्रैश लैंड करवाना पड़ा, क्योंकि उसका जो लैंडिंग गियर था वो फंस गया था, अटक गया था। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स ओवर द प्लेन बताता है कि उस प्लेन की जिसकी पहले चर्चा हो रखी थी। अ स्मॉल नट, वहां पे छोटा सा नट गिर गया था। अब हमें इससे पता नहीं चला ना कि किसके बारे में बात हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा होगा, तो एक बहुत बड़े प्लेन को क्रैश लैंड करवाना पड़ा क्योंकि उसका लैंडिंग गियर अटक गया था। तो सी क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब अगर हम इतना सॉल्व कर चुके हैं, हम अगर इन ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे डी फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। ए और बी हो नहीं सकते। ऑप्शन डी में सी फर्स्ट ऑप्शन है और हमें पता है कि हमारा सी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। यहीं पे आपका पैसेज जो है, ये पैराजंपर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्रैश लैंड करवाना पड़ा। दे वर अमेज्ड, दे कौन थे अमेज्ड? जो मैकेनिक्स, एक्सपर्ट मैकेनिक्स चढ़े थे वो थे ना अमेज्ड। तो ए के बाद में डी आएगा,
राइट। ए के बाद में डी आएगा, यहाँ पे देखो ए के बाद में डी आ रहा है, यहाँ पे डी पहले आ रहा है, ए बाद में, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दे वर अमेज्ड व्हेन दे डिस्कवर्ड व्हाट हैड कॉज्ड द मैकेनिकल फेलियर। वो बड़े हैरान रह गए जब उनको पता चला कि एक्चुअल में किस वजह से मैकेनिकल फेलियर हुआ, और किस वजह से हुआ कि एक छोटा सा नट जो है वो चैनल में अटक गया था, जिसकी वजह से जो गियर है वो मूव नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो सी ए डी बी, सी ए डी बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट इडियम का हमें मीनिंग बताना है। तो कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत किसी को सांत्वना देना, ऊपर ऊपर से, है ना, मतलब पूरी तरीके से आप या तो सेटिस्फाइड नहीं है, पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है ना, पूरी तरीके से आप किसी भी चीज में तृप्तता महसूस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपको प्यास लगी है, अब कोई आपको गर्मियों के मौसम में अगर गर्म पानी पीने को दे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी, ठंडा ठंडा पानी पीने से आपको तृष्णा भी मिट जाएगी, प्यास भी बुझ जाएगी, है ना। तो कोल्ड कंफर्ट, अनबियरेबल वेदर, तो वेदर की बात नहीं हो रही है। एंजॉयमेंट इन द हिल्स, वेरी सूदिंग, वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, तो इसका सिनोनिम क्या होएगा? प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी, मनोरंजन। ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है उदासी। बोर्डम का मतलब होता है बोरियत किसी चीज से। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। तो ऑप्शन ए प्लेजर इज करेक्ट। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अब जब हम इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक वर्ड बार बार, बहुत बार, इनफैक्ट आज भी आप किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी एक्सपर्ट की वीडियोस देखोगे तो एक वर्ड जो है जिसको बहुत ज्यादा जोर देकर बोला जाता है वो है अपार्थाइड। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्यों पैलेस्टीनियंस के साथ में इजरायली विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि पैलेस्टीनियंस जो हैं दे डू नॉट डिजर्व टू लिव, राइट। सो पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को नॉन अलाइनमेंट नहीं बोला जाता। नॉन अलाइनमेंट मतलब होता है किसी भी ग्रुप का सदस्य नहीं बनना, किसी भी, अब जैसे कुछ ओपन उम्मीदवार खड़े होते हैं ना, निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं, कई तो किसी ना किसी पार्टी के साथ में अलाइन कर जाते हैं, कई किसी भी पार्टी के साथ में नहीं रहते, वो निर्दलीय ही खड़े रहते हैं जीतने के बावजूद भी, वो हो गया नॉन अलाइनमेंट। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, जो हम दूसरे देशों के साथ में जिस तरीके से बातचीत रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करते हैं, उसको बोला जाए डिप्लोमेसी। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल है ना, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ना, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो। और अपार्थाइड मतलब पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। He said to me, do you own this beautiful car? तो उसने मेरे से एक सवाल पूछा है ना। अब अगर तो मैं जब डायरेक्ट स्पीच में बता रही हूं तब तो मैं बोल दूंगी कि he said to me, do you own this car, पता चल जाएगा, do से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन जब मैं किसी और को बताऊंगी कि उसने मुझसे पूछा, तब क्या बोलूंगी? he asked me। अब he asked me आ गया, he asked to me नहीं आएगा, he asked me, he asked me, he asked me, ठीक है। अब do you का क्या बन जाएगा? उसने मेरे से सवाल पूछा है, क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? if। अब you का क्या बन जाएगा? I। own, owned। this का बन जाएगा that। beautiful car। did I नहीं आएगा। if I owned that beautiful car, so option C is correct। He asked me that if you owned, you नहीं आएगा, I आ जाएगा। Shall we go for walking in the park? जब go का इस्तेमाल आ रहा है, हम किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, तो साथ में क्या आएगा? for a walk, ना कि for walking। क्या आएगा? for a walk। She is looking after the old ladies with great affection, कि वो old ladies के साथ को बहुत ही अफेक्शन के साथ में, प्यार भावना के साथ में उनकी देखभाल कर रही है। तो द ओल्ड लेडीज क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। लुकिंग आफ्टर, टू लुक आफ्टर क्या है? हमारा वर्ब है। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। द ओल्ड लेडीज, अब लेडीज ज्यादा है तो इसका क्या बन जाएगा? आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। अब कैसे देखा जा रहा है? विद ग्रेट अफेक्शन। She is looked after, she नहीं आएगा। The old ladies are looked नहीं आएगा। The old ladies were, past घटना नहीं है। The old ladies are being looked after with great affection, option D is correct।
वी हैड टू अंडरगो अ ग्रेट मैनी डिफिकल्टीज, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अ ग्रेट मैनी डिफिकल्टीज में कोई चेंज की रिक्वायर्ड नहीं है, करेक्ट है ये। अ ग्रेट मैनी डिफिकल्टी नहीं आएगा, ग्रेट मैनी डिफिकल्टीज नहीं आएगा, मच ग्रेट डिफिकल्टीज नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन ए इज रिक्वायर्ड। A person who works in a shop that sells cut flowers and plants, कोई फूलों का विक्रेता है, गुलदस्ते वगैरह बना के बेचता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। क्या बोला जाता है? फ्लोरिस्ट। सो ऑप्शन डी फ्लोरिस्ट इज करेक्ट। डीलर कौन होता है? व्यापारी। वेंडर होता है जो विक्रेता होता है, और हॉकर होता है जो फेरी वाला, रेडी वाला होता है ना, वो। सो ऑप्शन डी फ्लोरिस्ट इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें देखना है। अल्फाबेट की स्पेलिंग करेक्ट है। अल्फाबेट जो हिंदी के शब्दावली होती है, ए बी सी डी, चाहे कैपिटल में हो, उसको बोला जाता है अल्फाबेट। एलर्जिक, किसी चीज से आपको एलर्जी है, ठीक है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब इसका कुछ विपरीत, इसका कोई विकल्प, ठीक है। ऑल्टरनेट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ऑल्टर, ALTERNATE, ऑल्टरनेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अलॉटेड मतलब जो आपको निर्धारित किया गया है, ऑप्शन सी ऑल्टरनेट इज करेक्ट। विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही इज गॉट, तो विवेक को कोई प्रमोशन मिला, ठीक है, तो उस प्रमोशन के बारे में उसको खुश होना चाहिए। तो प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन के ऊपर नहीं खुश होना है। एक्साइटेड, अबाउट, एक्साइटेड के साथ में हमेशा अबाउट इस्तेमाल होता है। विवेक शुड बी एक्साइटेड अबाउट द प्रमोशन ही इज गॉट। अब ये पता है ना, अपोस्ट्रोफी एस या तो ही इज होता है या ही हैज होता है। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे इज आएगा कि हैज आएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। सो ऑन द प्रमोशन की बजाय अबाउट द प्रमोशन। अमंग यू एंड मी शी इज क्वाइट रूड टू द बॉय, बोल रहे हैं हम दोनों के बीच में। जब दो व्यक्ति हैं तब बिटवीन का इस्तेमाल होता है। जब दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, अब एक पूरा ग्रुप है, तब हम बोलेंगे अमंग अस, अमंग ऑल ऑफ अस या अमंग अस, ठीक है। दो व्यक्ति के साथ में अमंग नहीं इस्तेमाल होता। बिटवीन, यू एंड मी शी इज क्वाइट रूड टू द बॉय, हम दोनों के बीच में वो ज्यादा उस बच्चे से रूडली बात करती है। सो अमंग की बजाय बिटवीन। रिफाइंड, रिफाइंड मतलब प्रोसेस्ड, ठीक है, जिसमें से कुछ इम्प्योरिटीज निकाल दी गई हों, कुछ पोषक तत्व भी कई दफा निकाल दिए जाते हैं, यानी कि जो पॉलिश हो, रिफाइंड हो, इम्प्योरिटी रहित हो। मिजरली, मिजरली, अब इसका क्या चाहिए? रिफाइंड का हमें एंटोनिम चाहिए। मिजरली मतलब क्या होता है? कंजूस। क्रूड, कच्चा, अब कच्चा तेल होता है और रिफाइंड तेल होता है। अब कच्चे तेल में तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज, बहुत सारे तेलों का मिक्सचर होता है। रिफाइंड ऑयल में क्या होता है? हमने उसको सेपरेट कर दिया होता है अलग अलग चीजों से। तो क्रूड मतलब कच्चा, जो कि बी का रिफाइंड का एंटोनिम है। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब बिल्कुल सटीक। और जेंटिल मतलब कि सभ्य, पोलाइट। डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ डैश इज एक्सट्रीमली ओल्ड, तो किसकी फॉर्म होती है डांस? एक्सप्रेशन की, ठीक है, आप अपनी अंदर की भावनाएं दर्शाते हैं। सो डांस इज एन आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक मतलब कला है, डांस एक कला है। किसका? इज एक्सट्रीमली ओल्ड, डैश इज एक्सट्रीमली, और बहुत पुरानी है। एविडेंस ऑफ डांस एज अ डैश फॉर्म इज अवेलेबल इन एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट, इसके प्रमाण की कला को डैश फॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाता था, इसके बहुत पुराने लिटरेचर में हमें तथ्य मिले हैं, टेक्स्ट मिले हैं, पेंटिंग्स मिली हैं और स्कल्पचर्स मिले हैं। Dash of the dance forms trace their roots to the dash of movement codified in the नाट्य शास्त्र, बोल रहे हैं कि जो डांस फॉर्म के ट्रेस हैं, यानी कि इनके जो निशान हैं, वो हमें, उनकी जड़ें हमें बहुत पुराने स्क्रिप्चर्स में मिलती हैं, जिसमें कुछ डांस मूवमेंट्स को कोड किया गया है एज नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के नाम पे उसको बोला जाता है। डैश बाय भरत मुनि, रिटन बाय हो सकता है भरत मुनि या फॉर्म्ड बाय हो सकता है, ठीक है। डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब होता है किसी के बाद में आप किसी के उत्तराधिकारी बन रहे हैं। सजेशन, सजेशन मतलब सुझाव। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब अपने चीजों को दर्शाना, अपने भावनाओं को दर्शाना। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब प्रेरित करना किसी को, है ना, प्रभाव डालना। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन का फॉर्म है, ना कि इम्प्रेशन का। एविडेंस ऑफ डांस एज a dash form, creating, creative,
क्रिएटेड या क्रिएशन। तो अब फॉर्म आ रहा है, किस तरीके की फॉर्म है, तो एडजेक्टिव आएगा, राइट। तो एडजेक्टिव क्या है, क्रिएटिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डैश ऑफ द डांस फॉर्म ट्रेस, मोर ऑफ द डांस फॉर्म नहीं आता, मेनी आता है, ठीक है। मेनी का मतलब बहुत सारे इसकी जो चीजें हैं, बहुत सारे जो इसकी जड़ें हैं वो हमें मिलती हैं नाट्य शास्त्र में। तो मेनी ऑफ द डांस फॉर्म्स ट्रेस देयर रूट्स टू दी डैश, टू दी कैपेसिटी, टेक्निक्स, प्रोसीजर या डिलीवरी। तो इसमें किस में मिलती है, टेक्निक्स में मिलती है। टेक्निक्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की टेक्निक्स होती हैं। अगर आप भरतनाट्यम सीखेंगे तो उसमें फिंगर्स के आपको जेस्चर बताए जाते हैं, ऐसे नहीं हम रैंडमली कुछ भी कर लेंगे। वो कथकली सीखेंगे तो उसमें फुट के आपको टैपिंग बताई जाती है। टैप डांसिंग सीखेंगे, अगेन फुट की टैपिंग, लेकिन अलग तरीके की, राइट। तो टेक्निक्स होती हैं इसमें। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Techniques of the movement codified in the नाट्य शास्त्र डैश बाय भरत मुनि। कैप्चर्ड मतलब पकड़ना, डिस्पर्स्ड मतलब वितरित करना, डिस्पर्स मतलब अगेन फैल जाना, और कंपाइल्ड मतलब रचना, उनको इकट्ठा करना। तो इकट्ठी फॉर्म में लिखी है ना, किसने इकट्ठी करी है नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि ने। ऑप्शन डी कंपाइल्ड बाय भरत मुनि। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।